तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राजा दाहिर एवं राजा आनंदपाल। कक्षा 7 इतिहास हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, हमारा भारत 2। तो इसके जो है पाठ नंबर 6 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको जो है लिखे हुए मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको जो है पूरी जो बुक है आपका, पूरी बुक का सॉल्यूशन जिसके अंदर नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी। तो दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में भी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखो इसमें जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं ना, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनमें से कुछ अभ्यास वाले हैं जो मेरे को लगा कि हाँ ये आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये बेसिकली वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आएंगे, और जैसे जैसे एग्जाम्स में आते रहेंगे जो भी क्वेश्चंस, मतलब अगर बाद में वीडियो देख रहे हो तो मैं साथ में जो है ना जहाँ पे लिख रखे हैं ये क्वेश्चन वहाँ पे लिख दूंगा। मान लो ये आ गया हमारा 2022 के पेपर में, तो ये 2022 ऐसे लिख दूंगा मैं कि हाँ ये 2022 में आया, ये जब आया, ये जब आया। तो इससे होगा क्या कि आपको पता लगता रहेगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आया, और जो क्वेश्चन इनमें से छूट गया है और एग्जाम में आ जाएगा तो उसको भी मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अगर वीडियो बाद में देख रहे हो, साथ के साथ देख रहे हो, तो भाई इनको प्रिपेयर कर लेना, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है इनकी में से क्वेश्चन में से आने की। चलो अब पहला क्वेश्चन है, चचनामा क्या है और इसमें किस राजवंश के विषय में वर्णन किया गया है। चचनामा जो है सिंध के इतिहास से संबंधित एक किताब है, किताब का नाम है चचनामा। इसमें चच राजवंश के इतिहास और अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। देखो एक्चुअली में जो है ना किताबें जो लिखते थे पहले के राजा लोग, राजा खुद नहीं लिखता था, मतलब उनके जो है कुछ विद्वान लोग लिखते थे। तो जैसे बाबर था, अकबर था, अकबर का नाम सबने सुना होगा ना। अकबर ने की जो किताब है जहां से हमें पता लगा अकबर की कहानी का, उसका नाम था अकबर नामा। ये जो नामा शब्द है ना, ना मा, ये जो भी राजा का नाम होता था या वंश का नाम, उसके हिसाब से वो लिखते थे ज्यादातर। उसके पिता ने, जैसे अकबर ने लिखा अकबरनामा, बाबर ने लिखा बाबरनामा, और चच राजवंश वालों ने लिखा चचनामा। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग राजवंश वालों ने ऐसे नामे करके किताबें लिखी हुई थी। सो ये भी नामे से कुछ ज्यादा इंप्रेस हो गए होंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन है, अरबों का सिंध पर आक्रमण करने का क्या उद्देश्य था। अरब जो लोग थे, मतलब बहुत सारे राजा थे ना बाहरी, जो भारत के नहीं थे, भारत से बाहर के राजा जो हमला कर रहे थे, ज्यादातर अरब से आ रहे थे। तो ये जो अरबी लोग थे, इनको भारत से क्या ऐसा उद्देश्य था, क्या चाहिए था उनको, जिस वजह से वो भारत पर आक्रमण कर रहे थे, और सिंध पर खासतौर पर पूछ रहे हैं ना, अरबों का सिंध पर आक्रमण, ये सिंध में ऐसा क्या रखा हुआ था। देखो अरबों का सिंध पर आक्रमण का उद्देश्य है राज्य विस्तार के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन लूटना था। अब ये सिंध पर ही क्यों कर रहे थे, अब ये सोचो भाई इतना बड़ा भारत था, क्योंकि सिंध आ रहा था रास्ते में। पहले जो एंट्री होती है ना, एंट्रेंस गेट जैसे होता है, तो एंट्रेंस गेट था सिंध का, तो उस गेट में भाई सबसे पहले वहीं पे लड़ाई मचाएंगे। तो वहां पे वैसे मंदिर भी बहुत सारे थे, बहुत सारा सोना रखा हुआ था मंदिरों में, इसी वजह से जो आक्रमणकारी थे वो सिंध के ऊपर डायरेक्ट हमला करते थे। जयपाल के हिंदुशाही राज्य की सीमाएं कहाँ तक फैली थी। ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ठाक ही है बस। ठीक है, तो बता देता हूँ, या साथ के साथ बता देता हूँ मैं कि इंपॉर्टेंट में भी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए अच्छे से, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये वाला ठीक ठीक है, बस आ भी सकता है नहीं भी आए। जयपाल के हिंदुशाही राज्य की सीमाएं चिनाब नदी से हिंदू कुश पर्वत तक फैली हुई थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण के दौरान किस भगवान की मूर्ति को अपमानित किया था। तो किस मूर्ति को करा था, भगवान केशव की मूर्ति को इन्होंने अपमानित करा था। अगला जो प्रश्न है वो है, राजा दाहिर के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। राजा दाहिर के ने क्या संघर्ष करा, ऐसे भी पूछ सकते हैं सेम क्वेश्चन को कि राजा दाहिर के संघर्ष का वर्णन कीजिए। ये संघर्ष और प्रतिरोध शब्द थोड़े अजीब से लगते हैं, बट सेम ही चीज लिखनी होती है आपको। यानी कि जो राजा दाहिर था उसने क्या करा वो अपने शासनकाल में, तो वो हमें बताना है बेसिकली। तो दाहिर एक शक्तिशाली शासक था। उसके समय में सिंध पर अरबों ने कई आक्रमण किए। अरबों का सिंध पर आक्रमण का उद्देश्य राज्य विस्तार के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार करना और धन लूटना था। प्रारंभ में उन्होंने सिंध की सीमा पर जल और स्थल, मतलब जल होता है पानी से जैसे समुद्री जहाज लेके, और स्थल होता है जमीन से पैदल सैनिक और ये चीजें, तो इन दोनों रास्तों से उन्होंने उन पे हमला करा। राजा दाहिर सिंध का अंतिम महान शासक था जिसने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का 712 में प्रतिरोध किया, यानी कि उसके साथ उसने लड़ाई कर दी। और उसके बाद तो भाई टिकने ही नहीं दिया, बाकी राजाओं को तो ऐसे पेलते रहे, वो कुछ थे ही नहीं बाकी राजाओं में दम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुशाही शासक आनंदपाल और गजनी के शासक महमूद गजनवी के बीच हुए संघर्ष का
वर्णन कीजिए। ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है ना। देखो, आनंदपाल की लड़ाई और महमूद गजनवी की लड़ाई, ये लड़ाई बहुत भयंकर लड़ाई थी। मतलब बहुत सारी रियासतों की सेनाएं इकट्ठी होकर महमूद गजनवी की सेना से लड़ी थी। तो ये जो लड़ाई थी ये हुई थी वहिंद के अंदर। अब इस इतने बड़े से क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, सीधा सीधा प्यारा सा क्वेश्चन बना के, वहिंद की लड़ाई का वर्णन कीजिए, वहिंद की लड़ाई का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ऐसे वो तो लगा देते हैं फालतू में, बट जो भी है ये है वहिंद की लड़ाई। ठीक है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो साथ में, इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। महमूद गजनवी भारत में इस्लाम का प्रचार करके मुस्लिम जगत में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसे पहले आनंदपाल से निपटना था, क्योंकि आनंदपाल था दरवाजे पे खड़ा हुआ भाई। क्योंकि देखो, एंट्री होती है भारत में, ये भारत है हमारा मान लो, तो यहाँ पे जो एंट्रेंस था ना वो आनंदपाल था। तो आनंदपाल को निपटाएंगे पहले ये। तो ये भी अब क्या हुआ, इस उद्देश्य से महमूद गजनवी ने 1008 में भारत की तरफ प्रस्थान कर दिया। दूसरी ओर आनंदपाल चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा, आनंदपाल भी अपनी सेनाओं के साथ वहिंद के मैदान में आ खड़ा हुआ। आनंदपाल को इस युद्ध में उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर की सेनाओं की सहायता प्राप्त हुई। इस दौरान महमूद गजनवी की सेना ने खाइयां खोदकर बचाव का रास्ता बनाया। दूसरी ओर आनंदपाल की सेना में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती देखकर महमूद ने हमले का आदेश दे दिया। हुआ क्या था, सेना जो है ना, इसकी सेना, क्योंकि देखो कितनी सारी रियासतों ने उसको सेनाएं भेजी थी, तो सारी सेनाएं एकदम से थोड़ी ना आएंगी, कोई पास वाली से जल्दी आ गई, कोई लेट आ रही है, पहुंच रही है मतलब सेनाएं। तो बहुत सारी सेनाएं बढ़ रही है, 1 महीना हो गया बढ़ ही रही है वो सेना। तो उसके डर के चक्कर में कहीं इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हम ऐसे ही मर जाए देख देख के उस सेना को, तो वो बोला हमला कर दो, मार डालो इनको। आनंदपाल की जीत निश्चित लग रही थी, क्योंकि भाई इतने सारी रियासतें उसका समर्थन कर रही थी, बड़ी सेना थी काफी। तभी क्या हुआ, आनंदपाल का हाथी चोटग्रस्त होकर रणभूमि से भाग कर निकला। अब राजा कूदेगा तो राजा वैसे ही मर जाएगा, हाथी से कूद गया तो भगदड़ में। और अगर राजा नहीं कूदता, क्योंकि राजा एक्चुअली में क्या होता है, जैसे सेना ऐसे ऐसे नीचे है ना, तो राजा हाथी पे क्यों बैठता, ताकि सेना को दिखता रहे कि हमारा राजा जिंदा है अभी, जिस राजा के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। हुआ क्या, राजा मतलब हाथी को चोट लग गई, राजा वो हाथी फड़क के भाग गया। अब राजा नीचे कूद गया तो वैसे भी सेना ये सोची मर गया राजा, तो हाथी पे रहना जरूरी था उसका, और हाथी बेचारा बुरक के भाग गया पीछे। पीछे हटता देख राजा को वो सेना सोची ये क्या हो गया, तो राजा को पलायन करते देख सेना में भगदड़ मच गई और आनंदपाल की जीत बेचारी पराजय में बदल गई। भाई इतनी फुट्टी किस्मत किसी राजा की नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे यार जीता जाता युद्ध खराब हो गया बिल्कुल से। और फिर बहुत खतरनाक लूटपाट करी थी महमूद गजनवी ने। चलो देखते हैं, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर किए आक्रमण का वर्णन कीजिए। देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर में, क्वेश्चन के नंबर बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, या फिर ये आता है 3 नंबर में, 3 या 4 नंबर के आसपास जो आते हैं बड़े क्वेश्चन थोड़े से, तो कई बार होता है कि एक ही नंबर में दे देगी आपको, तो कितना लिखना है आपको। देखो ये पूरा क्वेश्चन है ना, यहाँ तक लिखना है। अगर ये 1 या 2 नंबर में आता है, बस यहाँ ही तक लिखनी है, 2 लाइनें ही। लेकिन अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पूरा ये वाला पोर्शन भी आप लिख सकते हो, बट हाँ कोशिश करनी है ये वाला तो याद कर लो, अगली पहली 2 लाइनें याद कर लो, वो मैंडेटरी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो हमें क्या बताना है, देखो सोमनाथ का जो मंदिर था ना काफी प्रसिद्ध था, काफी सोना चांदी हीरे जवाहरात तो वहां पे भरे हुए थे। तो क्या हुआ, महमूद गजनवी ने जो है 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर की रक्षा करते हुए 50,000 हिंदू मारे गए और यहाँ से उसको भारी मात्रा में धनराशि, हीरे जवाहरात और सोना चांदी प्राप्त हुई। तभी गुजरात के शासक भीम प्रथम, देखो यहाँ तक उसको जो है लूटपाट में ये उसने कांड करा, उसके बाद मंदिर भी तोड़ दिया था। उसके बाद जब वो वापस जाने लगा, तो ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जब आपको पूरा पूछना होगा ना उनको वैसे करेंगे, आपसे पूछेंगे कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर जो है जिसपे हमला किया उसका क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो कठिनाइयां शुरुआत में तो आई कि 50,000 हिंदू मारने पड़े, उसके बाद में भी कठिनाई आई जब लूटपाट कर ली। तो गुजरात के शासक भीम प्रथम की तैयारी को देखते हुए उसने गजनी जाने के नए रास्ते का विकल्प चुना कि भाई गुजरात में तो सेना तैयार बैठी है, सोना कैसे लेके जाएंगे, हीरे जवाहरात ऐसे ही लूट जाएंगे हमारे। तो उस चक्कर में वो बोला नए रास्ते से निकलते हैं। मिन्हास उस सिरास एक किताब में लिखते हैं, उन्होंने कहा कि एक हिंदू मार्गदर्शक ने महमूद की सेना को रास्ता भटकाकर कच्छ के मुरुस्थल में भेज दिया। अब रेत में भाई रेत खाओ पियो मौज लो, इस रास्ते पर महमूद की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में सेना बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। तो ये भी इतने स्कैम भी होते थे। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों ने कैसे धन संपदा के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी हानि पहुंचाई। महमूद ने जिस भी नगर पर हमला किया उसको नष्ट कर दिया गया।
कला के उत्कृष्ट उदाहरण जो कि मंदिर थे उनको तोड़ दिया गया। मथुरा, पहले तो पता है ना आपको कि मतलब इतिहास पढ़ रहे हो यार, इतना तो आइडिया होगा कि पहले के टाइम पे जो स्कूल थे, जो भी ज्ञानपूर्वक चीजें थी वो सारी मंदिरों में मिलती थी। तो वो मंदिर ही तोड़ दिए तो भाई वो बर्बाद हो गए ना। मथुरा, नगरकोट, कुरुक्षेत्र, सोमनाथ के मंदिर जो पिछली कई शताब्दियों से ज्ञान, कला और संस्कृति के केंद्र के रूप में उभरे थे, उन्हें नष्ट करके महमूद गजनवी ने भारत की धन संपत्ति, क्योंकि वो उनको लूटा भाई, सोना चांदी था, उसके साथ साथ उसने भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर दिया। क्योंकि जो मंदिरों से हमें ज्ञान के केंद्र थे, जो पढ़ाई लिखाई, जो बहुत सारी चीजें जो चलती थी मंदिरों से, वो बंद हो गई बिल्कुल से। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजतरंगिणी क्या है। राजतरंगिणी जो है एक किताब है, मतलब ग्रंथ कह लो, किताब कह लो। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा, कल्हण ने इसको रचित करा, कल्हण इसका राइटर है, के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। ये जो है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, इसमें से 1 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या है, राजतरंगिणी को किसने लिखा है, तो ऐसे भी आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। तो जिसका भावार्थ होता है राजाओं का इतिहास या फिर समय प्रवाह। यह कविता के रूप में पूरी किताब लिखी गई है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से शुरू होता है। तो उसके बाद जो महाभारत के बाद जो भी कुछ हुआ ना वहाँ पे कश्मीर के अंदर, तो वो सारा इतिहास हमें राजतरंगिणी नामक एक संस्कृत ग्रंथ में देखने को मिलता है। लेकिन आप एक बात सोच रहे होगे, थोड़ा सा मतलब अजीब लगेगा आपको, सोचोगे या नहीं सोचोगे मेरे को नहीं पता, बट अब ये मन में सवाल उठना चाहिए कि भाई ये कल्हण ने महाभारत काल से इतने लंबे कई सौ सालों का इतिहास एक किताब में कैसे लिख दिया। सोचने की बात है ना, ये कल्हण इतने साल जिंदा थोड़ी ना रहेगा। आम मनुष्य 50, 70, 80, 100 साल रह जाएगा जिंदा। अब 100 साल तक भी इसने लिखा तो होगा नहीं, पूरी जिंदगी बचपन में पैदा होते ही टक 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 चलो हम बन गए राइटर, ऐसा नहीं होता था पहले के टाइम में। बट जो भी है, इसने कहीं ना कहीं से रिसर्च करके बहुत सारी चीज ऐसे पूछ पाछ के भी लिखी होंगी, उल्टा सुल्टा भी हो सकता है, बट जो भी है एक खूबसूरत ग्रंथ लिख दिया था इसने, जो कविताओं में बना रखा था भाई। पहले के लेजेंडरी प्लेयर्स थे। तो चलो, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, और जो एग्जाम्स में आते रहेंगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चन, ये अपडेट करता रहूंगा मैं ऐसे टाइम टू टाइम, मतलब हर 6 महीने में, जैसे हाफ ईयरली होंगे, यूटी होंगे और फाइनल पेपर, जितने भी क्वेश्चन पेपर वगैरह एग्जाम्स होते रहेंगे, तो वो मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पता लगता है, पेपर दे के आते हो, तो आप भी कमेंट कर सकते हो, आप भी बता सकते हो कि भाई हाँ ये वाला पर्सन जो है इस पार्ट में से आया हुआ था। सो ताकि ये जो है ना, बाकी जो स्टूडेंट आए आपके बाद उनको भी जो है टाइम टू टाइम अपडेट पता चलते रहे कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से याद करना चाहिए। तो ये सीन है। चलो वीडियो खत्म करते हैं। फिलहाल मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 9 से बोल रहा हूँ, क्लास 1 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम से इंग्लिश, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी वंटी यार मन करे तो दबा देना, नहीं दबाना तो बस कोई ना, रहने दो, मजे लो, बाय बाय।